चको तक न्यूज। देश हित के हर फैसले का विरोध कर रहे हैं। ये चाइना के सैनिक जो हिंदुस्तान के अंदर बैठे हैं, इनको आप बाहर कब निकालोगे? सवाल ये है। उन्होंने आदिवासियों के कल्याण के लिए सिर्फ और सिर्फ झूठे वादे किए। पिछले चुनाव में बोला था 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा। अब नरेंद्र मोदी जी के हाथ में, नीतीश जी के हाथ में चाबी नहीं। प्रधानमंत्री आज के अपने भाषण में 20 लाख करोड़ के पैकेज को क्यों भूल गए? नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद विसाल आजम और आप देख रहे हैं खबर खास में आज फिर से बात बिहार इंतखाबात की। जी हां, बिहार इंतखाबात में जो सियासी सरगर्मियां हैं, जो चुनावी कैंपेन है, वो बिल्कुल अपने शबाब पर है। और आज खास तौर से बड़े बड़े, जिन्हें हम कदावर लीडर कहते हैं, जिन्हें बड़े पहलवान कहते हैं सियासत का, आज उनकी एंट्री हुई है। जी हां, बिहार में आज वजीर आजम ने एनडीए के खेमे के लिए, एनडीए की तरफदारी के लिए जहां रैली की, वहीं राहुल गांधी ने अजीम इत्तेहाद यानी महागठबंधन के लिए रैली की। और आज ही मायावती ने भी अपना कैंपेन शुरू किया है। आपको बता दें कि मायावती ने असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और उनके साथ जो दूसरी पार्टियां हैं जैसे रालोसपा है, आरएलएसपी, ऐसी 6 पार्टियों का एक अलग से गठबंधन है जिसका नाम है ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेकुलर फ्रंट। तो इसके तरफदारी में मायावती ने भी आज रैलियां की हैं। तो बिहार में इंतखाबी जो जंग है अब वो पूरे शबाब पर इसलिए भी आ चुका है कि सिर्फ 3 दिन रह गए हैं और उसके बाद ये जो भोपू हम जिसे कहते हैं, चुनावी भोपू, पहले मरहल के लिए वो बंद हो जाएगा, खामोश हो जाएगा और 71 सीटों पर वहां के अवाम जो है वो फैसला अपना बंद कर देंगे। तो आज बात इसी पर होगी कि इंतखाबी मैदान में, बिहार के इंतखाबी जंग में उतरे बड़े पहलवान। वो देश हित के हर फैसले का विरोध कर रहे हैं। ये चाइना के सैनिक जो हिंदुस्तान के अंदर बैठे हैं, इनको आप बाहर कब निकालोगे? सवाल ये है। उन्होंने आदिवासियों के कल्याण के लिए सिर्फ और सिर्फ झूठे वादे किए। पिछले चुनाव में बोला था 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा। अब नरेंद्र मोदी जी के हाथ में, नीतीश जी के हाथ में चाबी नहीं। प्रधानमंत्री आज के अपने भाषण में 20 लाख करोड़ के पैकेज को क्यों भूल गए? तो बिहार में इंतखाबी सरगर्मियां उरूज पर हैं और चुनावी तशहीर यानी इलेक्शन कैंपेन भी पूरे शबाब पर है। बिहार पहली ऐसी रियासत है जो कोरोना के दौर में, जहां असेंबली के इंतखाबात हो रहे हैं, कोई ज़िमनी इंतखाबात नहीं, बाई इलेक्शन नहीं, बल्कि पूरे के पूरे रियासत में असेंबली इंतखाबात, मुकम्मल असेंबली चुनाव होने वाला कोई भी ऐसा रियासत, वो बिहार पहली रियासत है जो कोरोना के दौर में वहां इंतखाबात हो रहे हैं। हालांकि मुल्क में यह सब कुछ है, मुल्क में अदालतें भी हैं, मुल्क में चुनाव कमीशन भी है, मुल्क में कोर्ट्स भी हैं, फैसले भी आते हैं, लेकिन मुल्क में कोरोना के इस दौर में चूंकि मुल्क में सियासत भी है तो मुल्क में जाहिर सी बात है कि इंतखाबात भी होने हैं। कुछ बड़े नाम आपको मैं हालिया बता देता हूं जो कोरोना के शिकार हुए हैं बिहार में। राजीव प्रताप रूडी कोरोना के शिकार हो गए, शहनवाज हुसैन कोरोना के शिकार हो गए, मतलब कोरोना से वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। और सुशील मोदी जो डिप्टी सीएम भी है वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए। लेकिन इन सब के बीच चूंकि सियासत होनी है, इंतखाबात होने हैं, इक़्तिदार तक पहुंचना है, तो इक़्तिदार की जंग भी जारी है। हमारे साथ कुछ खास मेहमान इस मौजू पर गुफ्तगू के लिए जोड़ेंगे। सबसे पहले आपको हम कुछ अहम बयानात सुनाते हैं बड़े पहलवानों के। के विरोध में आज जो लोग खड़े हैं वो देश हित के हर फैसले का विरोध कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने का फैसला हो, ये लोग विरोध कर रहे हैं। 3 तलाक के विरुद्ध कानून बनाकर मुस्लिम महिलाओं को नए अधिकार देना हो, ये लोग विरोध कर रहे हैं। भारत की जांबाज सेना आतंकियों पर कोई कार्रवाई करे, सरहद पर तिरंगे की शान बढ़ाए, ये लोग विरोध में हैं। ये चाइना के सैनिक जो हिंदुस्तान के अंदर बैठे हैं,
इनको आप बाहर कब निकालोगे, सवाल ये है। कोरोना हुआ, आप भूखे प्यासे मरे, आप हजारों किलोमीटर चले, नरेंद्र मोदी जी ने आपकी मदद की, बिहार के मजदूरों की मदद की। पिछले चुनाव में बोला था 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा, मिला? किसी को मिला? अब नरेंद्र मोदी जी के हाथ में, नीतीश जी के हाथ में चाबी नहीं, अब चाबी आपके हाथ में। जो निर्णय आप लोगे वो बिहार में होने जा रहा है और अब इनको हराना है। तो ये किस तरह की राजनीति प्रधानमंत्री कर रहे हैं कि सत्ता मिलने पर ही आप इंजेक्शन देंगे या वैक्सीन देंगे? तो सत्ता अगर नहीं मिलेगी, जो हमको यकीन है कि इंशाल्लाह उनको नहीं मिलेगी, तो अगर वैक्सीन नहीं देंगे कि बीजेपी अब ये चाहती है कि बिहार में वो अपना चीफ मिनिस्टर बना दे और नीतीश कुमार को ले जाकर घर में रिटायरमेंट उनका कर दे। तो आपने सुना, ये 3 बड़े लीडर्स हैं जिनका बयान है, चूंकि बिहार में इंतखाबात जो है पूरे जोर शोर पर उसको लेकर कैंपेनिंग जारी है। तो क्या ये इंतखाबात की जो कैंपेनिंग है, यानी जो चुनाव को लेकर जो ये प्रचार हो रहा है, क्या सिर्फ इस प्रचार से बिहार के आवाम का जहन बदल जाएगा? क्या बिहार की आवाम सिर्फ इस इंतजार में थी कि इलेक्शन यानी वोटिंग से ठीक 2 या 3 रोज कबल कोई आए और किसी का बयान सुना जाए और फिर अपना मन बनाया जाए? क्या ये बहुत कारगर होते हैं ये बयानात इलेक्शन से ठीक पहले, या फिर जो मौजूदा हालात होते हैं 2, 4, 6 महीने से या साल भर से या पूरे के पूरे कार्यकाल का, इन हालात को बहुत करीब से देखकर समझकर आवाम इस बात का फैसला करती है? हम इस बात पर गुफ्तगू करेंगे कि कितना अहम है कोरोना के दौर में इंतखाबात का ये दौर और इंतखाबात में ये अहम जो कैंपेनिंग हो रही है। हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं, हमारे साथ जुड़ेंगे अजफर शमशी जो तर्जुमान है बीजेपी के, हमारे साथ जुड़ेंगे अनवर हुसैन तर्जुमान आरजेडी के हैं, हमारे साथ आसित नाथ तिवारी होंगे तर्जुमान कांग्रेस, और महफूज आलम हमारे नुमाइंदे पटना से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले महफूज, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आज का दिन खास तौर से बिहार का जो इंतखाबात का जो दौर चल रहा है, इसके लिए आज का दिन काफी अहम माना जा रहा है। क्या क्या बड़ी तब्दीलियां, जो बड़े जो कैंपेनिंग आज हुई है, और इनमें से क्या क्या बड़ी बातें आज इन बड़े लीडरों ने कही हैं? महफूज। देखिए विशाल, बिहार के लिए आज का दिन काफ़ी ख़ास रहा। ख़ास तौर से ये बात कहा जा सकता है कि इंतखाबात को लेकर अब फैसला कुन मरहले में बिहार जो है आ गया है इंतखाबी तशहीर को लेकर। जब बड़े लीडर राहुल गांधी बिहार आए, आज 2 जगहों पर उन्होंने अवामी इजलास से खिताब किया। वजीर आजम जो है 3 जगहों पर अवामी इजलास से खिताब किया, उनके साथ वजीर आला भी मौजूद थे। तो जाहिर है आज के बाद जो है बिहार की एक ऐसी सियासत भी और एक ऐसी तस्वीर और एक ऐसे मुद्दे सामने आएंगे जब बिहार के लोग ये तय करेगा कि किन पार्टी को और किस पार्टी को किस उम्मीदवार पर भरोसा करना चाहिए। चूंकि विशाल ये भी है कि बिहार में तमाम सियासी पार्टियां बिहार के डेवलपमेंट का वादा कर रही है, बिहार की तरक्की की बात कर रही है। खास तौर से बेरोजगारों, किसानों, जवानों और नौजवानों के मसले को लेकर तमाम सियासी पार्टियां अपने मुद्दे को सामने रख रही है और इंतखाबी तशहीर में लोगों को बताकर अपनी पार्टी के लिए रास्ता हमवार करने की, वोट बैंक इकट्ठा करने की और वोट को अपनी झोली में करने की कवायद जारी है। आपने देखा कि अपोजिशन लीडर और खासतौर से अजीम इत्तेहाद की जानिब से यह मुद्दा उठाया गया कि हमारी हुकूमत बनती है तो 10 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। उसकी जवाब में बीजेपी ने अपनी मैनिफेस्टो में यह कहा कि अगर हमारी हुकूमत बनती है तो 19 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा अलग अलग सेक्टर में। तो ये कहीं ना कहीं इस बात को बताने की कोशिश है बिहार के लोगों की कि हम सबसे बेहतर हैं, हमें ही इंतखाब कीजिए, हमारे ही उम्मीदवारों को इंतखाब कीजिए, हम ही बिहार का भला कर सकते हैं। और वो तस्वीर जो है आज साफ तौर से नजर आई वजीर आजम की रैली में भी, और वो तस्वीर साफ तौर से नजर आई राहुल गांधी के अवामी इजलास में भी, जब अजीम इत्तेहाद के लोगों ने भी इसी सवाल को उठाते हुए कहा कि हम सबसे बेहतर हैं बिहार के लिए और मौजूदा हुकूमत जो है वो बिहार को पसमानदगी के दलदल में फंसा दी है, ये अजीम इत्तेहाद की तरफ से है। जबकि वजीर आजम ने अपने मंच से साफ तौर से ये पैगाम दिया है कि एनडीए हुकूमत ने बिहार की तरक्की के लिए काफी काम किया है। और वजीर आजम ने यह भी
लोगों को याद दहानी कराई है कि साबिका लालू और राबड़ी हुकूमत में बिहार की क्या सिचुएशन थी। ठीक है महफूज, मैं इस बारे में और बात करता हूं अपने दीगर मेहमानों से। हमारे साथ अजफर शम्सी भी जुड़ चुके हैं और अनवर हुसैन भी जुड़ चुके हैं, आरजेडी के तर्जुमान हैं। अजफर शम्सी साहब, एक सवाल मैं सबसे पहले आपसे ये करना चाहूंगा कि एक सवाल के जवाब में तेजस्वी यादव का यह कहना था कि नीतीश कुमार की अगुवाई में सरकार बनने वाली है, अगर एनडीए को बहुमत मिलता है तो, अक्सरियत एनडीए को मिलता है तो, लेकिन फिर अलग अलग पार्टियों का मंशूर सामने क्यों है? संकल्प पत्र बीजेपी का अलग है, बीजेपी ये कह रही है कि हम 19 लाख लोगों को नौकरी देंगे, जबकि तेजस्वी कहते हैं कि नीतीश कुमार ने खुद कहा है कि यहां पर नौकरी देना या अभी फैक्ट्रियां लगाना मुमकिन नहीं है। क्या ये बीजेपी और जेडीयू का अलग अलग ये विजन कुछ कंफ्यूजन पैदा कर रहा है? अजफर शम्सी, देखिए, कोई कंफ्यूजन नहीं पैदा कर रहा है। हर पार्टी की अपनी आइडियोलॉजी होती है। भारतीय जनता पार्टी की अपनी आइडियोलॉजी है, जदयू की है, हम की है और वीआईपी की है। तो कुल मिला के एनडीए एक है, हमारा इंडिया इंटैक्ट है। और भारतीय जनता पार्टी ने इस बात को सिद्ध किया है। यानी 2014 के पहले बिहार में जो एनडीए सरकार थी तो, और यूपीए सरकार जो केंद्र में थी, तो बहुत सारी योजनाओं का इम्प्लीमेंटेशन, चूंकि केंद्र उसमें बाधा पैदा कर रही थी, लेकिन जब से हमारे मकबूल वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी केंद्र में बने, तो जो केंद्र की योजनाएं थी उसका इम्प्लीमेंटेशन बिहार के अंदर बखूबी हुआ। अगर आप गौर करें, 15 साल पहले जाए एनडीए के पहले बिहार में, तो कुल 98,000 नौकरियां दी गई थी, लेकिन एनडीए के 15 साल में 7 लाख से ऊपर नौकरियां दी गई, जिसमें 3.5 लाख केवल नियोजित शिक्षक हैं। तो फर्क साफ है। 2005 में जो बजट था बिहार का वो 24,000 था, और उसके बाद अब जो बजट हो गया वो 2,24,000 करोड़ हो गया। तो फर्क बिल्कुल साफ है। भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड या एनडीए जो है वो डेवलपमेंट की बात करती है। हमने भी जो आगे बताया है कि हम किस प्रकार से नौकरियां देंगे, चाहे वो प्राइमरी एजुकेशन हो, सेकेंडरी एजुकेशन हो, हायर एजुकेशन हो, हेल्थ सेक्टर हो, डॉक्टर्स हो, इंजीनियर्स हो, हमने 19 लाख नौकरियों की बात की है। लेकिन क्या अवाम आरजेडी की बात पर यकीन करेगी? लेकिन आज राहुल गांधी ने जो अपनी रैलियों में सवाल उठाया है कि पिछली बार के इलेक्शन में जब पार्लियामानी इंतखाबात हुए थे तो 2 करोड़ सालाना नौकरी का वादा था, क्या ये पूरा हुआ? देखिए, अब लोग रोजगार देने वाले बन गए हैं। हिंदुस्तान आत्मनिर्भर बना है और बिहार भी उसके साथ साथ आत्मनिर्भर बना है। आप जब देखेंगे कि एनडीए हुकूमत में किस प्रकार से स्टार्टअप इंडिया, कौशल विकास योजना, यानी ये सारी चीजें जो इतनी थी कि देश के अंदर 441 स्टार्टअप बिहार में शुरू हुआ, और जिससे रोजगार के अवसर मिले और रोजगार मिल रहे हैं। ठीक है, कौशल विकास मैं आपके पास फिर से आता हूं। अजफर शम्सी साहब, हमारे साथ असित तिवारी भी मौजूद हैं, कांग्रेस के तर्जुमान हैं। असित, कांग्रेस के लिए सवाल यह है कि जो सवाल आज राहुल गांधी अपनी रैलियों में उठा रहे थे, एक तो 2 करोड़ नौकरी का सवाल उन्होंने उठाया, दूसरा सवाल उन्होंने ये उठाया कि जब कोरोना के दौर में मजदूर भूखे प्यासे कई हजार किलोमीटर का पैदल सफर कर रहे थे, इस तरफ उन्होंने इशारा किया। फिर यह सवाल भी उठाया कि वजीर आजम का जो बयान है सरहद के ताल्लुक से, एक तरफ वजीर आजम ये भी कहते हैं कि जो हमारे सिपाही सरहद पर मारे गए हैं उनकी शहादत जो है वो कभी हम भूल नहीं सकते। राहुल गांधी कुछ सवाल और उठा रहे हैं कि फिर बयान का मतलब आखिर क्या है जब कोई हमारे टेरिटरी में घुसा ही नहीं। असित, कांग्रेस किस फ्रंट से इसका सामना कर पाएगी और कांग्रेस को क्यों लगता है कि बिहार में इस बार अवाम उसके हक में है? देखिए, विशाल बहुत साफ है कि कोई मारा जाए और हम आके आंसू टपका ले। ये हुकूमत का काम नहीं है। जंग में कत्ल सिपाही होंगे, सुरखरू जिले इलाही होंगे, वाह, ये नहीं चलता है ना। वो सिपाही कत्ल क्यों हुए, वो सिपाही शहीद क्यों हुए, गलवान घाटी हो, पुलवामा हो, या अब तक की जो शहादत है वो क्यों हुई? इसलिए हुई कि दिल्ली में कमजोर सरकार बैठी है, कोई घुस जा रहा है, मार दे रहा है। ये इसलिए हुई। हमने वो मजबूत सरकार चलाई है जिसने पाकिस्तान के 97,000 सैनिकों को घुटनों के बल खड़ा करवाया और दुनिया को एक नया देश दे दिया, बांग्लादेश।
नया देश दिया हमने, बांग्लादेश। भूतोड़ो भविष्यति, कोई ऐसा प्रधानमंत्री नहीं हुआ जो दुनिया को एक नया देश दे दे, हमने दिया। सुनिए, जिन्ना 2 को आपने टिकट दिया है, कैसी बात कर रहे हैं? सुनिए, सुनिए, जिन्ना की मजार पर, जिन्ना की मजार पर आप चादरपोशी करने जाते हैं साहब। जिन्ना की मजार पर चादरपोशी करने कौन गया? हम गए क्या? जिन्ना की मजार पर जिस लाल कृष्ण आडवाणी ने चादरपोशी की, कांग्रेस पार्टी ने दिया है। सर सुन लीजिए, असफर शम्सी साहब, जब आप बोल रहे थे सब लोग आपकी बात सुन रहे थे, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, आपकी फिर से बारी आएगी, आप जवाब दे दीजिएगा। असफर शम्सी साहब, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? असित जी। शम्सी साहब बड़ी ही इज्जत से मैं आपकी बात सुन रहा था सर, आप भी मेरी बात सुन लीजिए। जिन्ना की मजार पर हम चादर चढ़ाने नहीं गए थे ना, आडवाणी जी गए थे, उनसे पूछिए, हमसे क्यों पूछ रहे हैं? तो मेरा बस विशाल जी ये कहना है कि अब ये रोजगार के दावे कर रहे हैं, इकोरैप की रिपोर्ट पढ़ के आए होते तो शायद ये दावा नहीं करते। इकोरैप हम तो नहीं चलाते, आप तो नहीं चलाते ना। इकोरैप पूरी दुनिया में रोजगार के आंकड़े इकट्ठा करने वाली संस्था है, और उसने कहा है कि नोटबंदी के बाद से लेकर मार्च 2020 तक भारत में 1,33,00,000 रोजगार खत्म हुए, 1,33,00,000 लोगों के रोजगार खत्म हुए। और यही रिपोर्ट बता रही है कि 2018-19 में प्रवासी मजदूरों ने अपने घरों में पहले की तुलना में 30% कम पैसे भेजे, और 2019-20 में 39% कम पैसे भेजे, क्योंकि उनको रोज काम नहीं मिला। ये रोजगार आप देने के वादे कर रहे हैं। सुनिए, ये वेबसाइट पर जाके देखिए आप, मनरेगा की वेबसाइट है, हम नहीं चलाते, कांग्रेस नहीं चलाती, आरजेडी नहीं चलाती ना, भाजपा भी नहीं चलाती। मनरेगा की वेबसाइट बता रही है, पोर्टल है बाजाप्ता, 7 महीनों में बिहार के मजदूरों को केवल 34 दिन काम मिला है, केवल 34 दिन। सर सुनिए, प्रधानमंत्री ने खुद कहा था, राजीव गांधी ने, कि केंद्र से 100 रुपया चलता है और 15 रुपया लाभार्थी को पहुंचता है। आप क्या बोल रहे हैं? बिल्कुल खोखली बात बोल रहे हैं। बोलिए हाँ, हे सृजन घोटाला के नायकों, हे सृजन घोटाला के नायकों, हे सृजन घोटाला के नायकों, हाँ या ना में अरे साहब, हे सृजन घोटाला के नायकों, सृजन घोटाला, मेधा घोटाला, सिपाही भर्ती घोटाला, दारोगा भर्ती घोटाला के नायकों, टॉपर घोटाला के नायकों, शौचालय घोटाला, नल जल घोटाला, प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने बोला था, पेपर लीक घोटाला के महानायक सुन तो लीजिए सर। अरे आप तो घोटाले की गंगोत्री है सर, कांग्रेस पार्टी घोटाले की गंगोत्री है। असफर साहब देखिए, मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, बारी बारी से बात करेंगे, ठीक है? असित, आपको मैं रोकना चाहूंगा, असित मैं आपको थोड़ी देर रोकना चाहूंगा। असफर शम्सी, आपके इन जो आप पॉइंट सामने ला रहे हैं उसका जवाब देना चाहते हैं, असफर साहब बोलिए जी। मैं ये कह रहा हूं कि ये कर रहे हैं, इनके तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने खुद कहा था कि केंद्र से 100 रुपया चलता है और 15 रुपया लाभार्थी के यहाँ जाता है। आज हमारे यहाँ अगर 1000 रुपया चलता है तो 1000 रुपया लाभार्थी के खाते में जाता है। ये पाकिस्तान परस्त लोग हैं, ये क्या पाकिस्तान की बात कर रहे हैं? जवाहरलाल नेहरू की वजह से और मोहम्मद अली जिन्ना की वजह से इस मुल्क का बंटवारा हुआ था और इस्लामिक मुल्क पाकिस्तान आया था, और अभी जिन्ना 2 की वकालत क्या इसका जिक्र करना असफर शम्सी साहब बिहार के इंतखाबात के लिए जरूरी है? क्या इस बात का उल्लेख करने से, इस बात को उजागर करने से क्या बिहार की जो भूखी आवाम है उसको खाने को मिल जाएगा? अब ये बिहार पे रहते हैं ना, आप सीधे चले जाते हैं सरहद के पार। नहीं, मैं बिहार सरहद के अंदर रहिए थोड़ा। असफर साहब प्लीज, असफर साहब प्लीज, असफर साहब जी। असित, भाजपा बिना इमरान पाकिस्तान शमशान का चुनाव नहीं लड़ सकती। असित, लेकिन एक सवाल यहां पर यह भी है, सवाल बहुत अहम है। करप्शन ने मुल्क को बहुत परेशान किया, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं हमारे साथ अनवर हुसैन साहब जुड़ चुके हैं क्या? अनवर हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आरजेडी के तर्जुमान, जरा उनकी तरफ करते हैं। अनवर हुसैन साहब, तेजस्वी यादव के 10 लाख नौकरी पहली कैबिनेट के ऐलान का जवाब में है 19 लाख नौकरी। अब इसका क्या जवाब आपके पास है? अनवर साहब पूछ रहे हैं आपसे। अनवर हुसैन, आरजेडी तर्जुमान। बिहार की जनता जो है वो तेजस्वी यादव की बड़ी शुक्रगुजार है
कि उन्होंने इस बार इलेक्शन का एक नया एजेंडा सेट किया है। वरना भाजपा जिन एजेंडों पर लड़ती है वो पाकिस्तान है, वो जिन्ना है, वो उग्रवाद है, वो आतंकवाद है, नफरत है, दंगे हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड है, कश्मीर है, ये सारे दंगे होते हैं, मुद्दे होते हैं उनके पास, जिसमें समाज को तोड़ते हैं, कभी धर्म के नाम पे, कभी जाति के नाम पे। आज बहुत दिनों के बाद बिहार में जो हो रहा है कि तेजस्वी यादव जी ने एक ऐसा एजेंडा सेट किया है जिसपे सारी पार्टियां मजबूर हो गई हैं वही राह अपने के लिए। तेजस्वी जी ने जब कहा कि हम 10 लाख वोट क्रिएट करेंगे अपनी पहली कैबिनेट मीटिंग में, तो हमारे इन मित्रों ने पहले कहा कि 10 लाख वोट आएगा कहाँ से, जॉब आएगा कहाँ से। जब उन्होंने उसके डाटा दे दिए, बता दिए कहाँ से जॉब आएगा, तो आप कह रहे हैं कि उसके लिए पैसा कहाँ से आएगा। अब ये कह रहे हैं ये कह रहे हैं कि 19 लाख जॉब देंगे। अब इनको ये प्रॉब्लम यह है कि ये जॉब में रोजगार में डिफरेंशिएट करके चलते हैं जी। ये हमसे पकौड़े पे चला लेंगे, अंडे के पकौड़े, चिकन के पकौड़े, पनीर के पकौड़े, कहीं पे चाय भिजवा लेंगे, कहीं कुछ कर लेंगे, सबको ये रोजगार का नाम देते हैं। ये चाहते हैं कि हमारे IT ग्रेजुएट, हमारे MBA ग्रेजुएट, हमारे मेडिसिन ग्रेजुएट, इनको नौकरियां ना मिले। मेडिकल ग्रेजुएट जो है हमारा छोटा कहीं गांव में देहात में कहीं उसमें बैठा, उसके पास कुछ भी ना हो। अनवर साहब, मेरा आपसे सवाल है, आज जो बड़े जो सुपरस्टार प्रचारक कहे जा सकते हैं, वजीर आजम खुद NDA के उम्मीदवारों के लिए आज उन्होंने रैली की, उन्होंने भी इस बात का इशारा दिया कि जो सालों पहले, जिसको जदयू बार बार 15 साल पहले का नारा दे रहा है कि सालों पहले वाले हालात क्या आप फिर से चाहते हैं, इसका क्या जवाब है आपके पास? देखिए ये वो भ्रम जो है भाजपा और आप में, मीडिया एक जमाने से भारतीय जनता पार्टी की पब्लिसिटी करती रही है और जो भारतीय जनता पार्टी बोलती है वही मीडिया जबान इस्तेमाल करती है। यहाँ पर अब यहाँ फिल्मों की ऐसी कोई बात नहीं हो रही है, मैंने सिर्फ आपको पूरा मौका दिया, आप कहिए। अब कौन कहता है आप बाय नेम किसी का नाम ले सकते हैं? मैं सिर्फ ये सवाल मेरा आपसे है कि क्या कहते हैं वो सोशल जस्टिस का राज है जी। लालू यादव का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन ये है कि उसने बिहार के समाज के उन गरीब तबकात को जो कल तक थाना जाते हुए डरते थे, उसको उसके इस लायक कर दिया कि जब वो थाना आज जाता है थानेदार खड़ा हो जाता है। सोशल पॉलिटिकल इंप्रूवमेंट लालू यादव ने उन तमाम गरीब तबकात के लिए, ठीक है, जिसको जंगल राज का नाम देते हैं। उस जमाने में हिंदुस्तान की GDP क्या थी ये नहीं देखते हैं, सेंटर से क्या पैकेज मिलता था बिहार को ये नहीं देखते हैं। ये भूल जाते हैं कि बिहार में तरक्की का जितना काम हुआ है, डेवलपमेंट का जितना काम हुआ है, वो मनमोहन सिंह के सरकार के जमाने में हुआ है। बदकिस्मती ये थी कि उस जमाने में लालू जी की सरकार जा चुकी थी, वो भी मीडिया ट्रायल की वजह से। ठीक है, मीडिया ट्रायल की वजह से जनता दल की सरकार चली गई। असफर साहब से एक मेरा सवाल ये है, मैं इसी पे वापस आता हूं। अभी कह रहे थे कि मरकज में और केंद्र में, सवाल ये था कि तेजस्वी यादव ने यह सवाल भी उठाया है कि क्या विशेष राज्य का दर्जा ये मिल जाना चाहिए था, नहीं मिला अभी तक, जबकि मरकज में और आप वहां रियासत में, यानी दोनों जगह एक ही सरकार है। असफर साहब, छोटा सा जवाब चाहिए इस पर। पहले इनके बात का जवाब मैं दे दूं। बिल्कुल, ये जो बोल रहे थे RJD की बात, तो इनके यहाँ एक चपरासी की नौकरी देने में भी रेल में जमीनें लिखवाई जाती थी। तेजस्वी जी 24 साल की उम्र में 24,000 करोड़ के घोटालों में थे, मिट्टी घोटाला हो, मॉल घोटाला हो। राजद को ये जो सामाजिक न्याय बोल रहे हैं, उस राजद में राजनीति का अपराधीकरण हुआ था, अपराध का राजनीतिकरण हुआ था और भ्रष्टाचार का सरकारीकरण हुआ था। अरे जरा गरेबा में झांक के देखें, इनकी हालत 2010 वाली होगी। 2000 पकौड़े बेचवा के रोजगार देते हैं। अरे 2010 वाली हालत होगी। आप 22 से नीचे ले आएंगे, आप 22 से आपको तो किसी का भरोसा नहीं है। आपको ना न्यायपालिका पे भरोसा है, न कार्यपालिका पे भरोसा है, न पत्रकारों पे भरोसा है। आपको तो किसी पे भरोसा नहीं है। आपको न्यायपालिका पे भरोसा नहीं है, आपको कार्यपालिका पे भरोसा नहीं है, आपको मीडिया पे भरोसा नहीं है, आपको फोबिया है, आपको भारतीय जनता पार्टी का फोबिया है, आपको न्यायपालिका पे भरोसा। अनवर साहब की आवाज अब थोड़ी साफ नहीं आ पा रही है। असित, मैं आपके पास आना चाहूंगा। असित, जिस बात का ये इशारा कर रहे हैं कि RJD का जो 15 साल था वो अपराधग्रस्त था और उसी RJD के साथ कांग्रेस इस बार खड़ी है, क्या RJD के साथ होने का नुकसान उठाना पड़ेगा, या फिर क्या आपको ऐसी उम्मीद लगती है जो तेजस्वी यादव बार बार कह रहे हैं कि इस बात जो है वो वक्त बदलने वाला वक्त है, वो युग चला गया जब वो अपनी जबान वो कहते हैं कि चचा जो है वो शासन करते थे? असित, देखिए विशाल जी, कुछ तकनीकी बातें हमें समझ लेनी चाहिए।
अपराध के आंकड़े एनसीआरबी जारी करता है, कोई पार्टी जारी नहीं करती। और अपराध के आंकड़े आप उठा के देखिए, हत्या, महिलाओं के खिलाफ अपराध, ये घटनाएं बढ़ी हैं, ये कम नहीं हुई हैं। नरसंहार बंद हुए हैं, जो सामूहिक नरसंहार की घटनाएं तब होती थी वो बंद हो गई है। ये उपलब्धि नीतीश कुमार की है। अगर ये आप समझ रहे हैं तो आप सब गलतफहमी का शिकार है। हुआ ये कि तब PWG, आप भी जानते हैं, पीपल्स वॉर ग्रुप नाम का एक संगठन था जो सशस्त्र विद्रोह चला रहा था पूरे देश में। गांव से लड़की सड़क पे जाती है और कौन आती है, आपकी यहाँ तो FIR तक नहीं होता था 15 साल पहले। किस आंकड़े की बात आप कर रहे हैं? विशाल जी, तो आप अकेले इनको बैठाइए, अपना चिल्ला उल्ला के चले जाएंगे। इतने फ्रस्ट्रेटेड लोग आप बैठाते हैं विशाल जी, ये फ्रस्ट्रेशन का शिकार है। लगाएंगे आप न्यायपालिका, देखिए कैसे चिल्ला रहे हैं, देखिए कितने अदब। सुनिए, आपको किसी पर विश्वास नहीं है, किसी पे असफर साहब, आप जवाब दीजिए। असफर साहब, जब आपका मौका आता है पूरी बात करते हैं, दूसरे को थोड़ा बोलने का मौका दिया कीजिए। मैं आपको मौका ना दूं तो कहिएगा। असफर साहब प्लीज। मतलब असफर साहब, मैं वही जवाब जो आपको पसंद है, नहीं आपको जो पसंद हो वही जवाब होगा, नहीं होगा ना। पीपल्स वॉर ग्रुप ने अपना सशस्त्र विद्रोह बोलेंगे तो मुझे बोलना पड़ेगा बीच में। आप इस बात का जवाब दीजिए कि 24,000 करोड़ के घोटाले में तेजस समिति है कि नहीं है? आप इस बात का जवाब दीजिए। असफर साहब को ऑडियो म्यूट करना पड़ेगा। ये असफर साहब, मुझे आपको ऑडियो म्यूट करना पड़ेगा प्लीज। मैं आधे घंटे में सिर्फ आपकी बात नहीं सुन सकता, नाज़रीन सिर्फ आपको सुनना नहीं चाहते, हमारे दूसरे भी मेहमान हैं। असित, हमारे पास वक्त कम रह गया, 20 सेकंड का टाइम, आप कंक्लूड कर दें। घटनाएं होती थी, दोनों जगहों पर आपने देखा होगा सामूहिक नरसंहार की घटनाएं बंद हो गई। ये संयोग है कि उसके बाद नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहे तो इसे अपनी उपलब्धि में भले ही जोड़ ले, लेकिन आंध्र प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं थे। PWG का सशस्त्र विद्रोह जब बंद हुआ, उसने वो वापस लिया, तो इन सारे राज्यों में नरसंहार की घटनाएं बंद हुई। तो आप इसे नीतीश कुमार अपनी उपलब्धि बता रहे हैं तो बताएं, लेकिन ये जो है आंकड़े और कहानी बयान करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का इस खास मौजू पर हमारे साथ देने के लिए। तो बिहार की चुनावी शबाब जो है, चुनावी जंग, वो अपनी शबाब पर है। नाज़रीन आपका शुक्रिया, आप बने नवजीत साहब, मुझे इजाजत। पिछले चुनाव में बोला था 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा। अब नरेंद्र मोदी जी के हाथ में, नीतीश जी के हाथ में चाबी नहीं। प्रधानमंत्री आज के अपने भाषण में 20 लाख करोड़ के पैकेज को क्यों भूल गए? सच्ची सहेली, सच्ची सहेली।